एग्ज़ाम बोर्ड के ऑनलाइन मंच पर सभी परीक्षार्थियों का, सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए प्यारे बालकों, आज हम हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय प्रारंभ करने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय। सबसे पहले व्याकरण व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद विधन आकरण होता है। व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद विधन आकरण होता है, जो कि यण संधि का उदाहरण है। जैसे विधन आकरण यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का नियम कहता है, यदि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ई हो या ऊ हो या री स्वर आए तथा बाद में कोई असमान स्वर आता है, तो असमान स्वर आता है तो ई ये में बदल जाता है, ऊ व में बदल जाता है और री र में बदल जाता है। अर्थात यण संधि में ई ऊ और री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई ये में बदल जाता है, ऊ में बदल जाता है और री र में बदल जाता है। यहाँ पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई है। क्या है? ई है। तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ स्वर है, जो कि ई से भिन्न है, तो ई यहाँ पर ये में बदल जाता है और आधनकरण। इस प्रकार से व्याकरण शब्द का निर्माण होता है। व्याकरण तो व्याकरण शब्द यण संधि का उदाहरण है। व्याकरण शब्द यण संधि का उदाहरण है। आगे देखिए, वि एक उपसर्ग है जो विशेष अर्थ प्रकट करता है, तथा करण का अर्थ होता है करने वाला या रचना। करण का अर्थ होता है करने वाला या रचना। इस प्रकार से व्याकरण का शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है किसी भाषा के नियमों का विशेष अध्ययन करना या विश्लेषण करना। किसी भी भाषा के नियमों का विशेष अध्ययन करना या विश्लेषण करना व्याकरण का शाब्दिक अर्थ हो जाता है। व्याकरण की परिभाषा देखिए। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध पठन का अध्ययन करवाता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध पठन और शुद्ध वाचन या उच्चारण का अध्ययन करवाता है, वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के तीन अंग होते हैं। व्याकरण के तीन अंग होते हैं। पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। वर्ण किसे कहा जाता है? ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण कहलाती है। दूसरा अंग है शब्द। शब्द किसे कहा जाता है? वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहा जाता है। और तीसरी इकाई है, तीसरा अंग है व्याकरण का वाक्य। सार्थक एवं व्यवस्थित शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक एवं व्यवस्थित शब्दों का समूह वाक्य कहलाता। अब यहाँ पर हम शब्द विचार की बात करेंगे, जो हमारा व्याकरण का दूसरा अंग है। शब्द विचार किसे कहा जाता है? शब्दों का शुद्ध लेखन, पठन व उच्चारण शब्द विचार कहलाता है। शब्दों का शुद्ध लेखन, पठन व उच्चारण शब्द विचार कहलाता है। शब्द विचार देखिए। शब्द विचार शब्द किसे कहा जाता है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई
शब्द होती है। जैसे पवन, पवन का एक सार्थक अर्थ है और ये प अ अ व व अ न अ वर्णों के योग से बना है, जिसका एक सार्थक और अर्थ होता है हवा। अर्थात शब्द वह कहलाता है जिसमें वर्णों के सार्थक समूह का योग हो, वर्णों के सार्थक मेल हो, वर्णों का सार्थक मेल होता है उसे शब्द कहते हैं। और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। शब्दों के प्रकार। हिंदी भाषा का शब्द भंडार विपुल एवं विविधतापूर्ण है। हिंदी भाषा का शब्द भंडार विपुल एवं विविधतापूर्ण है क्योंकि हिंदी भाषा की मूल भाषा संस्कृत है। अर्थात हिंदी की जो मूल भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। अर्थात ये जगत जननी भाषा है और इसी से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। जगत जननी भाषा क्या है? संस्कृत है और इसी से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। देखिए, मूल भाषा जो है वो संस्कृत है और संस्कृत भाषा दो रूपों में प्रचलित थी, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। और इसके बाद में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बाद में पाली का आगमन होता है, पाली भाषा का। पाली से प्राकृत, प्राकृत भाषा, और प्राकृत से अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश से, अपभ्रंश के बाद शौरसेनी अपभ्रंश आती हैं, शौरसेनी अपभ्रंश आती हैं। शौरसेनी अपभ्रंश के बाद शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति होती। इस प्रकार से हिंदी की जो मूल भाषा है अर्थात जो जगत जननी भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। और संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी, वहीं इसने अनेक भाषाओं के संपर्क में आने से अपने शब्द भंडार में वृद्धि की है। शब्दों के प्रकारों का निम्नलिखित आधारों पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार हम पढ़ते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। शब्दों के प्रकारों को हम 4 आधारों पर अध्ययन करते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 प्रकार से हम पढ़ते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। दूसरा आधार है शब्दों के प्रकारों का रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। तीसरा आधार हम शब्दों के प्रकारों में लेते हैं प्रयोग, रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर। प्रयोग, रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर, बदलाव के आधार पर शब्दों के प्रकार 2 होते हैं। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द या अव्यय शब्द, अविकारी को अव्यय भी कहते हैं, और अविकारी या अव्यय शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, और तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक काल के आधार पर रूप परिवर्तित हो जाता है। विकारी शब्द किसे कहा जाता है? वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक काल के आधार पर रूप परिवर्तित हो जाता है। और अविकारी शब्द, अ यानी नहीं, विकार यानी बदलाव, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता
वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। चौथा जो आधार है शब्दों के प्रकारों का वो है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद दो प्रकार का होता है, सार्थक और निरर्थक। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। दूसरा होता है निरर्थक। निरर्थक शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होने के कारण हम निरर्थक शब्दों का अध्ययन हिंदी भाषा में नहीं करते हैं और केवल सार्थक शब्दों का ही हम अध्ययन करते हैं। और सार्थक शब्द है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, समुच्चरित शब्द, एकल शब्द और समूहवाची शब्द, ध्वन्यार्थक शब्द। इस प्रकार से शब्दों का या शब्द भेदों का हम चार आधारों पर अध्ययन करते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद चार प्रकार से हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं और एक अन्य जो है प्रकार वो संकर शब्द हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से पांच प्रकार हो जाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। दूसरा है रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। और तीसरा जो आधार है प्रयोग, रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर। शब्द भेद दो प्रकार से हम पढ़ते हैं, पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक काल के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं या जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है। ये चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी या अव्यय शब्द ये भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका लिंग, वचन, कारक काल के आधार पर रूप परिवर्तित नहीं होता है। चौथा आधार अर्थ के आधार पर पढ़ा, जिसमें हम केवल सार्थक शब्दों को ही पढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1 शब्दों का प्रकार। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। इन शब्दों की उत्पत्ति कैसी हुई, इन शब्दों का स्रोत क्या है जिनके आधार पर इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1 तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द किसे कहा जाता है? तत्सम शब्द क्या है? तत् प्लस सम, दो शब्दों के योग से बना है तत्सम। तत्, तत्सम शब्द तत् योग सम। तत् का अर्थ होता है उसके, तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। अर्थात किसके समान? मूल भाषा के समान। तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो मूल भाषा से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ज्यों के त्यों अपना लिए गए हैं। अर्थात तत् यानी उसके, सम यानी समान। तत् यानी उसके, सम यानी समान, यानी उसके समान। अर्थात किसके समान? उसके समान, अर्थात मूल भाषा के समान। और मूल भाषा, हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। अर्थात संस्कृत के समान या संस्कृत के शब्दों का हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए परिभाषा, मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द, मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों का त्यों अपना लिए गए हैं, जो ज्यों के त्यों अपना लिए गए तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे अट्टालिका, जैसे अट्टालिका, अट्टालिका, जैसे अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्दभ, गर्दभ, क्षेत्र, अष्टादश, अष्टादश, गोधूम आदि।
तत्सम शब्द मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अट्टालिका है, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गृदभ, क्षेत्र, अष्टादश, गोधूम आदि। दूसरा प्रकार आता है तद्भव। तद्भव शब्द, अब देखिए तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द देखिए, तद तद योग भव। देखिए तद का अर्थ होता है उससे, उससे, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न, उससे उत्पन्न। अर्थात किससे उत्पन्न, उससे यानी संस्कृत से, अर्थात मूल भाषा से उत्पन्न, संस्कृत या मूल भाषा से उत्पन्न, मूल भाषा से उत्पन्न वे शब्द जो हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ अपना लिए गए। तद्भव शब्द किसे कहेंगे कि वे शब्द जो संस्कृत के हैं और हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ अपना लिए गए हैं, कौन से शब्द कहलाएंगे, तद्भव शब्द कहलाएंगे। अर्थात जिनको हमने रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में अपनाए हैं। देखिए आप परिभाषा देखिए, मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी में रूप परिवर्तित कर अपना लिए गए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ स्वीकार किए गए हैं, अपना लिए गए, या कह दें कि जिन्हें हमारे उच्चारण की सुविधा के लिए, मुख सुविधा के लिए, मुख सुख के लिए स्वीकार कर लिए गए, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अटारी, देखो संस्कृत का जो तत्सम शब्द है अट्टालिका, उसका क्या होगा अटारी। उष्ट्र, उष्ट्र का क्या हो जाएगा ऊंट, तद्भव शब्द है। कर्ण का क्या हो जाएगा कान, चंद्र का चांद, अग्नि का आग, आम्र का आम, गृदभ का गदा, क्षेत्र का खेत, और अष्टादश का 18, 18, अष्टादश का 18, और गोधूम का गेहूं आदि। इस प्रकार से तत्सम और तद्भव शब्द, तत्सम वे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द जिनका हमने रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में अपनाए हैं या जिनको हमने रूप परिवर्तन करके हिंदी में स्वीकार किए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए, अब देखिए हजारों लाखों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में हिंदी में शब्दावली है जिनको पढ़ना संभव नहीं है। इसके लिए कुछ निर्णय है, कुछ नियम है जो निर्धारित किए गए। जब बहुत शब्दावली का अध्ययन हम कर लेते हैं तो इस तरह के निर्णय निकल कर आते हैं कि इनको पहचाना कैसे जाए। तो देखिए आप नियम, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दभेद और उसमें तत्सम तद्भव शब्दों, तत्सम तद्भव शब्दों के पहचान के नियम। देखिए आप, नियम नंबर 1, संस्कृत की गिनती हमेशा तत्सम होती है। संस्कृत की गिनती हमेशा क्या होती है, तत्सम होती है। वह हिंदी की गिनती सदैव तद्भव होती है। संस्कृत की गिनती हमेशा तत्सम होती है और हिंदी की गिनती तद्भव होती है। देखिए प्रथम, पहला, द्वितीय, दूसरा, पंच, पांच। अर्थात जो संस्कृत की गिनती है वो हमेशा क्या होगी, तत्सम होगी। संस्कृत की गिनती हमेशा क्या होगी, तत्सम होगी। देखिए प्रथम, पहला, द्वितीय, दूसरा, ये तत्सम है, तत्सम, और इसका ये क्या है, तद्भव है, तद्भव। आगे देखिए आप, देखिए आगे, सप्तति, सप्त 7 हो जाएंगे, पंचाशत, 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 50, सत, 100, सत क्या हो जाएगा, सत क्या है, तत्सम है, सत 100, लक्ष, लाख, लक्ष,
लाख, लक्ष, लाख, कोटि, करोड़, कोटि, करोड़। इस प्रकार से संस्कृत की गिनती हमेशा क्या होती है? तत्सम होती है। क्या होती है? तत्सम होती है। सहस्र, सहस्र, हजार, सहस्र, हजार, ये क्या है? तत्सम है। अर्थात संस्कृत की गिनती हमेशा तत्सम होती है और हिंदी की गिनती सदैव तद्भव होती है। ये क्या है? ये तद्भव नहीं, ये पारसी एकमात्र अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है। ये तद्भव नहीं, ये तत्सम है, पर ये परंतु ये क्या है? ये तद्भव न हो कि क्या है? पारसी भाषा का शब्द है, पारसी का, पारसी का है। ये एकमात्र अपवाद है। हजार, हजार क्या है? पारसी भाषा का शब्द है, तद्भव न हो के पारसी भाषा का शब्द है। ये एक अपवाद है। देखिए आप, नियम नंबर 2, तत्सम तद्भव शब्दों के पहचान का जो दूसरा नियम है, संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से, संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से शब्द बने शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं? हमारे हिंदी में 4 हैं, 4 संयुक्त अक्षर हैं। देखिए आप, स, त्र, गे और स्र, इनके प्रयोग से बने शब्द हमेशा क्या होंगे? तत्सम होंगे। देखिए आप, अक्सी, अक्सी में स का प्रयोग हुआ है। अक्सी क्या है? तत्सम है। और जिसका तद्भव हो जाएगा आंख। क्या हो जाएगा? आंख, आंख। चित्रक, त्र आया है जो कि एक संयुक्त अक्षर है और इसका हो जाएगा चित्रक का चीता। श्रेष्ठी, श्र वर्ण आया है यहाँ पर, श्र क्या है? संयुक्त अक्षर है और इससे क्या हो जाएगा? सेठ। अश्रु, यहाँ भी श्र वर्ण आया है और इसका क्या हो जाएगा? आंसू। क्या हो जाएगा? आंसू, आंसू। देखिए राज्ञ, यहाँ पर गे वर्ण आया है और इसका हो जाएगा राजा। श्रृंगार, श्र आया है, श्रृंगार, श्रृंगार। देखिए आप, और इसका हो जाएगा सिंगार। क्षेत्र, सवर्ण आया है और त्र भी आया है, इसका हो जाएगा खेत। अज्ञानी, अनजाना। तो जहाँ भी संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होता है या जिस शब्द में संयुक्त अक्षर आते हैं वो अधिकांशतः, अधिकांशतः क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। संयुक्त अक्षरों से बने शब्द अधिकांशतः क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। जैसे अक्षी, आंख, चित्रक, चीता, श्रेष्ठी, सेठ, अश्रु, आंसू, राज्ञ, राजा, श्रृंगार, सिंगार। क्षेत्र, खेत और अज्ञानी, अनजाना। आगे देखते नियम नंबर 3, संयुक्त वर्णों के प्रयोग से बने शब्द भी अधिकांशतः, अधिकांशतः क्या होते हैं? अधिकांशतः तत्सम होते हैं। संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्द तत्सम होते हैं, परंतु संयुक्त वर्णों के प्रयोग से बने शब्द भी क्या होते हैं? अधिकांशतः तत्सम होते हैं। देखिए हस्ती संयुक्त है, क्या है? संयुक्त वर्ण है और हस्ती से क्या हो जाएगा? हाथी। कर्पूर, कर्पूर भी क्या है? आधा, आधा र का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। देखिए आप, कर्पूर, और ये हो जाएगा कपूर। पुच्छ संयुक्त है, संयुक्त वर्ण है और इसका हो जाएगा पूंछ। क्या हो जाएगा? पूंछ। हस्त संयुक्त है और इसका हो जाएगा हाथी, तद्भव। पट्टिका, इसका तद्भव हो जाएगा पाटी। पृष्ठ, इसका तद्भव है पीठ। उष्ट, ऊंट, उष्ट, ऊंट। प्रपट, पापड़। इस प्रकार से जहां भी संयुक्त वर्ण का प्रयोग हुआ है वो सभी शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे। संयुक्त वर्णों के प्रयोग से बने शब्द भी अधिकांशतः क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। ये नियम नंबर 3 है। अब अगला नियम 4, यदि किसी शुद्ध शुद्ध शब्द पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, यदि किसी शुद्ध शब्द पर किसका प्रयोग हुआ है? अनुस्वार का, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तो वह सदैव तत्सम शब्द होगा। यदि किसी शुद्ध शब्द पर अनुस्वार लगा हो तो वो हमेशा क्या होगा?
तत्सम होगा। जैसे कंटक, कंटक, कांटा। कंटक क्या है? तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कांटा। अंचल, आंचल, अंचल का क्या हो जाएगा? तद्भव आंचल। अंगुष्ठ, अंगूठा, अंगुष्ठ का क्या हो जाएगा? अंगूठा, तद्भव। कुंभकार, देखिए यहाँ पर कुंभकार, कुंभकार, कुंभकार देखिए आप, कुंभकार। यहाँ पर संयुक्त वर्ण भी आया, संयुक्त वर्ण भी आ सकता है और अनुस्वार भी आ सकता है। इस प्रकार से कुंभकार का क्या हो जाएगा? कुम्हार। अंधकार, अंधेरा, अंधकार, अंधेरा। दंत, दांत। तो जहां भी शुद्ध शब्द पर अनुस्वार लगा हो तो वह हमेशा तत्सम होगा और उसका परिवर्तित रूप तद्भव होगा। कंटक, कांटा, अंचल, आंचल, अंगुष्ठ, अंगूठा, कुंभकार, कुम्हार, अंधकार, अंधेरा, दंत, दांत। नियम नंबर 5 देखते हैं। तत्सम तद्भव शब्दों के पहचान के नियम। यदि किसी शब्द पर अनुनासिक लगा हो, अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु। यदि किसी शब्द पर क्या लगा हो? अनुनासिक लगा हो, तो वह सदैव तद्भव शब्द होगा, अर्थात वह तत्सम नहीं होगा। यदि किसी शब्द पर अनुनासिक लगा हो तो वह सदैव तद्भव शब्द होगा। जैसे पांचवा, पांचवा तत्सम है, क्या है? तत्। देखिए, यदि किसी शुद्ध शब्द पर अनुनासिक लगा हो तो वह सदैव क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। तो ये क्या है? तद्भव है। क्या है? ये तद्भव है। पांचवा क्या है? तद्भव है। पांचवा, पांचवा। और इसका तत्सम होगा पंच। क्या होगा? पंच। जैसे, जैसे सूंड, जैसे सूंड, ये क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम होगा सूंड। ये तत्सम है और ये तद्भव है, तद्भव। देखिए, पांचवा क्या है? पांचवा है हमारे तद्भव और इसका तत्सम होगा पंच। सूंड क्या है? तद्भव है और इसका क्या होगा? सूंड, ये तत्सम होगा। ऐसे ही यहाँ पर हम लेते हैं मुंह, चंद्रबिंदु लगा है और चंद्रबिंदु लगा है तो ये क्या है? तद्भव है और इसका तत्सम होगा, ये तद्भव है और इसका तत्सम होगा तत्सम शब्द मुख। क्या होगा? मुख होगा। ऐसे ही सांस, सांस, सांस क्या है? तद्भव है और इसका तत्सम होगा श्वास। ऐसे ही है दांत, चंद्रबिंदु लगा है, क्या होगा? तद्भव होगा और इसका तत्सम है दंत। तो जहां भी अनुनासिक का प्रयोग हुआ है तो वह हमेशा तद्भव शब्द होता है। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगा हो, यदि किसी शब्द पर चंद्र बिंदु लगा हो तो वह हमेशा तद्भव होगा। जिस प्रकार से पांचवा सूंड, मुंह, सांस, दांत आदि। नियम नंबर 6 देखते हैं। ताड़न जात, ताड़न जात या उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़न जात या उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग होता है तो वो भी तत्सम होते हैं। तो वो भी क्या होंगे? तत्सम नहीं। ताड़न जात जो ध्वनियां हैं वो हिंदी में, हिंदी की ध्वनियां और बाद में आई, इसलिए यहाँ पर हमेशा तद्भव होंगे। ताड़न जात वर्णों से या ताड़न जात के प्रयोग से बने शब्द क्या होंगे? तद्भव होंगे, तत्सम नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? तत्सम नहीं होते हैं, क्योंकि ताड़न जात ध्वनियां जो हैं या जो वर्ण हैं इनका उद्भव हिंदी में हुआ है।
देखिए वृद्ध, यहां पर वृद्ध क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव होगा बूढ़ा। तो यहाँ पर क्या है, ताड़नजात ध्वनि आई है। देखिए आप, ताड़नजात वर्ण आया है, उत्सिप्त वर्ण आया, इसलिए क्या है, तद्भव है। वट, इसका तद्भव होगा बड़। वत्स, बछड़ा। देखिए इन सभी में ताड़नजात वर्णों का प्रयोग हुआ है, इसलिए क्या है, तद्भव है। विकार, बिगाड़, विकार बिगाड़। घट, घट, घड़ा, यहाँ भी ताड़नजात वर्ण का प्रयोग हुआ है, घड़ा। घटिका, घड़ी, घड़ी। घोटक, घोड़ा। कुष्ठ, कुष्ठ, कुष्ठ का क्या हो जाएगा, कोढ़। इस प्रकार से किसी भी शब्द में इन ताड़नजात वर्णों का या उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग होता है तो हमेशा तद्भव होते हैं, वे शब्द तत्सम नहीं होते। ताड़नजात से बने या ताड़नजात के प्रयोग से बने शब्द तत्सम नहीं होते। क्या नहीं होते, तत्सम नहीं होते, तत्सम नहीं होते हैं। देखिए बूढ़ा, बड़, बछड़ा, बिगाड़, घड़ा, घड़ी, घोड़ा, कोढ़, सब में ताड़नजात वर्णों का प्रयोग हुआ है। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 7। री के प्रयोग से, री के प्रयोग से बने शब्द तत्सम होते हैं। री स्वर के प्रयोग से बने शब्द भी क्या होंगे, तत्सम होंगे। जैसे कृषक, किसान, कृषक का तद्भव क्या हो जाएगा, किसान। घृत, तत्सम है, इसका क्या हो जाएगा, घी, तद्भव। तृण, तिनका, तृण, तिनका। नृत्य, नाच। इस प्रकार से किसी भी शब्द में री स्वर का प्रयोग हुआ है तो वह हमेशा क्या होगा, तत्सम होगा। मातृ, मातृ, माता। पितृ, पिता। भ्रातृ, भाई। इस प्रकार से री स्वर का प्रयोग अगर किसी शब्द में होता है तो वो भी अधिकांशतः क्या होगा, तत्सम होगा। नियम नंबर 8। वे शब्द जो बोलने, पढ़ने, लिखने में कठिन प्रतीत होते हैं, वे शब्द जो बोलने, पढ़ने, लिखने में कठिन प्रतीत होते हैं, वह तत्सम होते हैं। वे शब्द भी क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे उष्ट्र, बोलने में थोड़ा क्या है, उच्चारण में थोड़ा हमें कष्ट होता है, थोड़े कठिन प्रतीत होते हैं, इसलिए उष्ट्र क्या है, तत्सम है। क्या है, तत्सम। और इनका तद्भव रूप होगा तद्भव। उष्ट्र, ऊंट। श्रकरा, श्रकरा, संयुक्त वर्ण का प्रयोग हुआ है और उच्चारण में थोड़ा हमें कठिनाई आ रही है, इसलिए श्रकरा भी क्या है, तत्सम है। जैसे शक्कर, इसका तद्भव शक्कर। प्रस्तर, पत्तर। भल्लुक, भालू। पाषाण, पाहान। प्रियंक, पलंग। निम्बुक, नींबू, निम्बुक। नींबू। इस प्रकार से वे शब्द जो बोलने में, पढ़ने में, लिखने में कठिन प्रतीत होते हैं वह भी अधिकांशतः क्या होंगे, तत्सम होंगे। इस प्रकार से हमने तत्सम और तद्भव शब्दों के नियमों के आधार पर अध्ययन किया है, इनके पहचान के नियम पढ़े हैं। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। देशज शब्द, तीसरा आता है हमारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद में देशज शब्द।
देशज दो शब्दों के योग से बना, देश योग ज। देश यानी देश में, ज यानी जन्मा, देश में जन्मा। अर्थात वे शब्द जिनका देश में ही क्या हुआ है, जन्म हुआ है, देश में उत्पत्ति हुई है, वे देश शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो देश की आंतरिक भाषाओं के हैं तथा क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, देश शब्द कहलाते हैं। यानी वे शब्द जिनका देश की अन्य भाषाओं से हमारे हिंदी में प्रयोग हुआ है या हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, देश शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण खुरपा, देश शब्द हैं। ढोर, बाजरा, सरसों, अंगोछा, परात, फटाफट, गड़बड़, उटपटांग, मुक्का, खचाखच, चिकना, खटपट, लोठा, लपलपाना, हड़बड़ाहट, बुद्धू, चाट, ताला, लुंगी, पान, उधम, इडली, डोसा आदि। ये सब देश शब्द हैं और ये शब्द हमारी देश की ही अन्य भाषाओं से हमारी हिंदी में प्रयुक्त होने लगे या जिनका प्रयोग होने लगा है, वह सब देश शब्द कहलाते हैं। चौथा प्रकार आता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर विदेश शब्द। वि यानी दूसरे, विदेशज, विधन देशज यानी दूसरे देश में या दूसरे देश की भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। दूसरे देश में या दूसरे देश की भाषाओं के शब्द, दूसरे देश की भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। देखो, विदेशी शब्द हमारे हिंदी में आए कैसे हैं, कई कारण रहे हैं इनके, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक कारण रहे जिससे इनका प्रयोग हमारे हिंदी में हुआ है। राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण। इन कारणों से या तो राजनीतिक कारण रहा या सामाजिक कारण रहा या आर्थिक कारण रहा, और इन्हीं कारणों से अन्य देश की भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी में प्रयुक्त होने लगी। या तो हमारे कहीं न कहीं व्यापारिक संबंध रहे, दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध थे, धार्मिक मिशन, यहाँ पर धर्म से संबंधित लोग भी विदेशों से आए जिन्होंने हमारे भारत में अनेक मिशनरियों की स्थापना की और उनके समाज का हमारे समाज पर प्रभाव पड़ा। यहाँ पर अंग्रेजों का शासन रहा, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेज रहे और उनकी भाषाओं का भी हमारी भाषाओं पर प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से अनेक कारणों के माध्यम से विदेशी भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें ही हम विदेशी शब्द कहते हैं। देखिए आप, हिंदी या संस्कृत को छोड़कर, हिंदी या संस्कृत को छोड़कर अन्य दूसरे देश की भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। अन्य देश की भाषाओं के शब्द जो हिंदी और संस्कृत को छोड़कर अन्य देश की जितनी भी भाषाएं हैं उन सब के शब्द हमारी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और उन्हें ही हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे रेल, रेलवे स्टेशन, हॉस्टल, हॉस्पिटल, डॉक्टर, बस। रेल, जैसे रेल को हिंदी में लोपथगामिनी कहते हैं और ये विदेशी भाषा का शब्द है जो कि रेलवे स्टेशन, लोपथगामिनी आवत जावत विश्राम स्थल, इसका हिंदी में नाम है जो कि विदेशी भाषा में रेलवे स्टेशन जो कि क्या है, शॉर्ट नाम है रेलवे स्टेशन। अब इतना बड़ा नाम लेने की जगह हम छोटा सा नाम रेलवे स्टेशन लेते हैं तो लोपथगामिनी आवत जावत विश्राम स्थल एक बड़ा नाम हो गया, तो इसमें क्लिष्टता थी और ये हमें सुविधाजनक लगा, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग हिंदी में होने लगा। हॉस्टल हैं, हॉस्पिटल, डॉक्टर, बस आदि। अंग्रेजी भाषा के शब्द जो हमारी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं जैसे पेन, रजिस्टर, क्लर्क, क्लास,
अफसर, ऑफिस, कॉफी, एजेंट, टिकट, शर्ट, सूट, स्वेटर, ट्रेलर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल आदि। ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। कुछ उदाहरण हमने लिए हैं जिनका प्रयोग हिंदी में होता है। दूसरा आता है अरबी भाषा के शब्द। अक्ल, अदालत, कुर्सी, किताब, किस्मत, तहसील, नशा, तारीख, दुनिया, दौलत, लिफाफा। ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। आगे देखिए पारसी भाषा के शब्द जो पारसी भाषा से हमारी हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, जैसे अखबार, आराम, आतिशबाजी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुखाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, सौदागर, सुल्पा आदि पारसी भाषा के शब्द थे। पुर्तगाली भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं आल्फिन, आलू, अनानास, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्तर, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, साबुन, संतरा आदि। ये पुर्तगाली भाषा के शब्द जो कि हमने पढ़े हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तुर्की भाषा के शब्द हैं जैसे उर्दू, कैंची, कुली, कलंगी, कालीन, चाक, चम्मच, तमाशा, तोप, बारूद, बीबी, बावर्ची, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, सराय आदि। फ्रेंच भाषा या फ्रांसीसी भाषा के शब्द अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूफन, टेबुल, टेबुल, मेयर, मार्शल, मेनू, रेस्ट्रा, सूप आदि। इस प्रकार से ये विदेशी भाषाओं के शब्द हमारे हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, इन्हें विदेशी शब्द कहा गया। आगे देखिए चीनी भाषा के शब्द हैं चाय, लीची, लोकाट, तूफान आदि। डच भाषा के शब्द तुरप, तुरुप, चिड़िया, ड्रिल आदि। जर्मनी भाषा के शब्द नात्सी, नाजीवाद, किंडरगार्टन आदि। तिब्बती भाषा के शब्द लामा, डांडी। रूसी भाषा के शब्द हैं जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लूना आदि। यूनानी भाषा के शब्द हैं एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल आदि। इस प्रकार से हमने विदेशी शब्दों का अध्ययन किया है जो कि विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी में बराबर प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद में पांचवा प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं संकर या मिश्रित शब्द। वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने हैं संकर शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने हैं क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते। देखिए आप उदाहरण नेक, नियत। नेक, नियत, नेक पारसी से हैं, पारसी भाषा का शब्द है, और नियत अरबी भाषा का शब्द है और उसके योग से बना है, दो भाषाओं के योग से बना है नेक, नियत, जो कि एक संकर शब्द है। मिश्रित शब्द है जिसका दो भाषाओं के योग से निर्माण हुआ है। उद्योगपति, उद्योग संस्कृत का है और पति हिंदी का है, उद्योगपति। रेल यात्री, रेल अंग्रेजी का है और यात्री संस्कृत का है। यानी जो शब्द दो भाषाओं के, दो अलग अलग भाषाओं के योग से निर्मित होते हैं उन्हें हम संकर या मिश्रित शब्द कहते हैं। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत का है, गांठ हिंदी का है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी से है और घर हिंदी से, तो टिकट घर। बेढंगा, बे पारसी का उपसर्ग है और ढंगा, ढंगा हिंदी का है, तो बेढंगा शब्द बना है। जांच करता, जांच पारसी का है और करता
हिंदी का है। जांच करता, उड़न तस्तरी, उड़न तस्तरी, उड़न हिंदी का है और तस्तरी पारसी का है, उड़न तस्तरी। बम वर्षा, बम अंग्रेजी का है और वर्षा हिंदी का है। सजा प्राप्त, सजा पारसी के योग से बना, पारसी भाषा का शब्द है और प्राप्त हिंदी का, इस प्रकार से शब्द बना है सजा प्राप्त। तो जो दो अलग अलग भाषाओं के योग से निर्मित हुए उन शब्दों को हम संकर शब्द या मिश्रित शब्द कहते हैं। इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों को 5 प्रकार से पढ़ा है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर।